खूबसूरत से चैनल हैप्पी क्लासेस। ओके, तो कल के लेक्चर में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया जिसका नाम है सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिक्स। ओके, इस चैप्टर में हमने एक लेक्चर खत्म कर चुके हैं। जो इन्होंने ये नहीं पढ़ा वो मेरे पिछले वीडियो में जाके इसको देख सकते हैं। पिछले लेक्चर में हमने जो है कवर किया था वो क्या था, मैकेनिक्स क्या होता है, साथ साथ इसके पार्ट्स के बारे में समझा, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स। ठीक है, इसके साथ साथ हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है ना, कि अब हम जिसको देख रहे हैं तो इस कंडीशन में हम क्या हो गए, हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए, और जिसको हम देख रहे हैं वो रेफरेंस पॉइंट हो गया। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिर हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, साथ साथ हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा। वेलोसिटी में साथ पढ़ने के साथ हमने एक्सेलरेशन समझा। एक्सेलरेशन क्या होता है ना, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, याद है कि नहीं आपको, तो वो होता है। अब इसके साथ साथ हमने पढ़ा था लीनियर मोमेंटम क्या होता है, फिर पढ़ा था हमने एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉ के बारे में। ठीक है, इस शब्द से इस व्यक्ति को आप जानते होंगे, आपने इसके बहुत सारे लॉज पढ़े होंगे। ठीक है, लेकिन सारे लॉज में जो न्यूटन्स लॉ है इसका बहुत ही फेमस है। ठीक है, तो न्यूटन्स जी जो थे इन्होंने बहुत 3 सबसे खूबसूरत लॉ दिए थे। ठीक है, कितने लॉज दिए थे? 3 लॉज। कौन कौन? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 लॉज दिए थे। तो न्यूटन साहब जी थे वो क्या, और किसके लिए दिए थे? इन्होंने दिए थे मोशंस के लिए दिए थे। किसके लिए दिए थे? मोशंस। तो न्यूटन साहब जी थे वो कहते थे कि मैं ना गति को ना 3, या मोशन को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, है ना, जिसको इन्होंने रूल दे दिया कि नहीं यार, फर्स्ट रूल, सेकंड रूल और थर्ड रूल। और ये बात कब की है? ये बात है 1642। बहुत सारे साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस थ्योरम को अनफेयर किया कि नहीं यार ये गलत है, ये थ्योरम सही नहीं है। लेकिन एट द लास्ट सारे साइंटिस्ट ने या जितने भी थे इन्होंने इसको एग्री किया कि नहीं यार ये न्यूटन्स का लॉ प्रूव होता है। और आप लोगों को एक और चीज़ इंटरेस्टिंग बता दूँ, कोई भी लॉज बनने से पहले उसको हजारों साइंटिस्ट, है ना, उसको फॉलो करते हैं, उसको एग्री करते हैं, तब जाके एक लॉज बनता है। ऐसे नहीं होता कि कोई भी आया लिख दिया और लॉज बन गया। ठीक है, तो उस टाइम का जो न्यूटन्स का लॉ था बहुत ही पॉपुलर था, जिसको हम आज तक पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक मिनट। सो न्यूटन्स लॉ के बारे में समझते हैं। हमने एक चीज के बारे में पढ़ा था जिसको हम बोलते थे काइनेमेटिक्स। क्या पढ़ा था? काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स हमें क्या बताता है? हमने जो पढ़ा था तो काइनेमेटिक्स हमें बताता है इफेक्ट ऑफ मोशन, है ना, आखिर मोशन किस वजह से हो रहा है ना, क्या बताता है हमें ये? इफेक्ट ऑफ मोशन। ये कौन बताता है हमें? क्या बताता है? काइनेमेटिक्स। साथ साथ हमने एक चीज और पढ़ी थी, वो पढ़ी थी डायनेमिक मोशन। इसके अंदर ये बताता है हमें, डायनेमिक मोशन हमें क्या बताता है? डायनेमिक मोशन हमें बताता है कॉज ऑफ मोशन। क्या बताता है? कॉज ऑफ मोशन। अरे मोशन तो हो रहा है भाई साहब, लेकिन किस वजह से हो रहा है ये हमें कौन बताता है? कॉज ऑफ मोशन बताता है। ठीक है, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हमने बेसिक्स इंट्रोडक्शन ले लिया न्यूटन्स लॉ के बारे में कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अब इसके लॉस के बारे में पढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को न्यूटन्स लॉ के बारे में पता हो, फिर भी हम एक बार समझ लेते हैं जिन बच्चों को नहीं पता, जिनका 11th और 12th सिर्फ चूहे खाने में मिलता है, वो कुछ समझ सकते हैं, और जिनको आता है न्यूटन्स के लॉ आगे स्किप कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, तो फर्स्ट बहुत सारे बुक्स में अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं। इफ बॉडी एट अ रेस्ट देन इट बिहेव लाइक एट अ रेस्ट, इफ बॉडी इन अ मोशन देन इट शुड बिहेव लाइक इन मोशन। अलग अलग बुक्स में अलग अलग। हिंदी वाले बच्चे सुन ले, अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहती है, अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहना चाहती है ना। तो बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अब हमारा लेवल क्या हो गया? बड़ा हो गया। अब हम ये 11th और 12th डेफिनेशन थोड़ी पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे बड़ी वाली डेफिनेशन। मतलब अब छोटी एक लाइन में सारा काम खत्म करेंगे। ठीक है, हमने बोला न्यूटन्स लॉ कि एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट
ऑफ मोशन और रेस्ट। क्या बोल रहे हैं? एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। ओके, अब यहाँ पे एक जो टर्म आएगी है वो है एक्सटर्नल फोर्स। अब एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है इसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी होगा। एक्सटर्नल फोर्स होता है आउटवर्ड फोर्स। क्या होता है? आउटवर्ड फोर्स। क्या होता है? आउटवर्ड फोर्स, या इसको हम बोलते हैं आउटसाइड फोर्स। क्या बोलते हैं? आउटसाइड फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? आउटवर्ड फोर्स होता है, या इसको हम बोलते हैं आउटसाइड फोर्स। मतलब एग्जाम्पल समझिए, ठीक है? यहाँ पे मान के चलिए यू है, ठीक है? यू नाम का ब्लॉक है। हमने क्या किया? एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया। कैसा फोर्स लगाया? एक्सटर्नल फोर्स लगाया, और ये कुछ डिस्टेंस कवर करके वे डिस्टेंस पे चला गया, ठीक है? तो एक्सटर्नल फोर्स हमने बाहर से फोर्स लगाया और इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, है ना? इसने क्या किया? कुछ डिस्टेंस कवर किया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स। तो यही न्यूटन का पहला लॉ कहता है ना? फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन हमें यही बताता है, ठीक है? तो नोट डाउन कर लो, कर लिया, ठीक है? अब बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है? सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन में पता क्या कहता है? ये बोलता है सेकंड लॉज, ठीक है? ये बोलता है कि एक्सटर्नल फोर्स required external force is directly proportional to change in linear momentum। बोल देंगे मेरे पीछे क्या बोला है कि एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ये क्या बताता है? ये बताता है न्यूटन का सेकंड लॉ। मतलब समझते हैं F, ठीक है? क्या है? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? dp बाई dt। हमने पढ़ रखा है कि लीनियर मोमेंटम को हम कैसे लिखेंगे? dp बाई dt। कैसे लिखेंगे? dp बाई dt। बीच में क्या होता है? कल पढ़ा था हमने, इसको बोला था लीनियर मोमेंटम। जिनको ये नहीं पता वो हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने इसको बहुत ही डिटेल में बताया, बहुत ही अच्छे से पढ़ा। इसको क्या बोलते हैं? लीनियर मोमेंटम। क्या बोलते हैं? तो हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम ये चलते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? dt के, ठीक है? प्रोपोर्शनल का अगर साइन हटेगा तो ये हो जाएगा k और हो जाएगा dp बाई dt। हम एक चीज और जानते हैं, जो k की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है 1 की। किसके होती है? 1 की। तो k की जो वैल्यू होती है वो 1 की इक्वल हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे 1 डाला तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? dp बाई dt। इसके हो जाएगा। कर यहाँ पे देखते हैं। अच्छा मुझे बच्चों एक चीज और बताओ, ठीक है? जरा सोचो, p को हमने क्या पढ़ा था? p को हमने ये पढ़ा था p इक्वल टू होता है mv। क्या पढ़ा था? p इक्वल टू mv। m इसमें क्या है? मास है, और v इसमें क्या है? वेलोसिटी है, ठीक है? जस्ट इसी इक्वेशन को हम क्या करेंगे? यहाँ पे पुट कर देंगे p, तो क्या लिखते हैं? mv, और ये हो जाएगा dt, ठीक है? इसको हमने पुट किया, कर दिया ना? अब जैसे इसको हमने पुट किया तो ये क्या हो जाएगा? f हो जाएगा, और ये हो जाएगा d बाई dt बाई mv। हो गया? अब जब इसको पुट किया तो ये v इसके साथ आ जाएगा dv बाई dt, और ये हो जाएगा m। और dv बाई dt क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है ना? पढ़ा था ना? तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो इसका तरफ से हमारा फॉर्मूला क्या है? जो कि हमें बताता है न्यूटन का सेकंड लॉ। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? करिए, ठीक है? अब बात करते हैं न्यूटन के थर्ड रूल के बारे में, ठीक है? ये बेसिक तौर पे सबको ही पता होता है न्यूटन का थर्ड रूल क्या होता है। न्यूटन का थर्ड रूल बोलते हैं
every action there is opposite reaction. Sorry, every action there is equal opposite reaction. ठीक है, ये हमें क्या बोलते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ बोलते हैं। मतलब एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फोर्स को कंसिडर कर दिया, एक ब्लॉक को कंसिडर किया, क्या किया, मान के चलो ये हमारा क्या है, ब्लॉक है। हमने इस पे क्या लगाया, एक फोर्स लगाया। कैसा फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में। इसको हमने कंसिडर किया F12, ठीक है। F12 इस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ होता है, रोल होता है, ये हमें ये बताता है कि अगर हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो ये जो ब्लॉक है हम पे एक फोर्स लगाएगा। किस पे लगाएगा, इस डायरेक्शन में। हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, किसमें लगाया, इस डायरेक्शन में। तो ब्लॉक क्या करेगा, हम पे फोर्स लगाएगा। मतलब हमने दीवार की साइड फोर्स लगाया, मैंने क्या किया, इस पे फोर्स लगाया, तो दीवार क्या कर रहा है, मेरे साइड फोर्स लगा रहा है। क्या कर रहा है, मेरे साइड फोर्स लगा, मतलब मैंने ऐसे फोर्स लगाया, दीवार क्या किया, मेरे साइड फोर्स लगाया, है ना। तो यही हमें न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है। तो ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, क्या हो जाएगा, F2, ठीक है। लेकिन कैसा फोर्स लगाएगा, नेगेटिव लगाएगा। कैसा लगाएगा, नेगेटिव लगाएगा। तो यही न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है, F12 इक्वल टू F21। अब बात करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, ठीक है। सो कंजर्वेटिव फोर्स को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम एक डिस्टेंस, दो डिस्टेंस कंसिडर करते हैं, ए और बी, ठीक है, कंसिडर कर लिए। अच्छा, ए और बी जाने के कितने रास्ते हो सकते हैं, इन्फिनिटी। अब आप बोलोगे सर कैसे, मेरे को तो एक ही रास्ता दिख रहा है। जरूरी थोड़ी ना ए और बी जाने तो हम ऐसे जा सकते हैं, हम ऐसे भी जा सकते हैं, है ना। हम ऐसे भी जा सकते हैं, हम ऐसे भी जा सकते हैं, हम ऐसे भी जा सकते हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ वे, है ना, कि यहाँ पे हम पहुँच सकते हैं, कहीं भी हम यहाँ पे पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो ए और बी जाने के बहुत सारे रास्ते हो गए। मान के चलो हमने इसको बोल दिया 1, इसको 2, इसको सॉरी, मान के चलो इसको हमने 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया, ठीक है। सेम इसको 1 बोला और इसको 2 बोला। सो ए से बी तक पहुंचने के यहाँ पे कितने सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है। चाहे हम इधर पहुंच जाएं, चाहे इधर पहुंच जाएं, चाहे इधर पहुंच जाएं। तो इससे हमें क्या चीज़ पता चलती है कि ये क्या है, इंडिपेंडेंट। क्या है, इंडिपेंडेंट। क्या है, मतलब ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। ये क्या है, हमारी पाथ है, ठीक है। ये पाथ पे डिपेंडेंट है ही नहीं जी। ये क्या है, इंडिपेंडेंट। मतलब आपको ए से बी जाना है तो आप घूम के चले जाओ, सीधे चले जाओ, उल्टा चले जाओ, या ऐसे चले जाओ, टेढ़ा चले जाओ, इसको कोई मतलब नहीं है। इसको मतलब क्या है कि आप बस ए से बी तक पहुंच जाओ, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स में ये करते हैं। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में, तो ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखो। पहला चीज, कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट, ठीक है। सेकंड, इट्स डिपेंड्स अपॉन only initial and final position, ठीक है। थर्ड जो बोलता है, इट्स फॉर्म, ठीक है, अ क्लोज ट्रिप, ठीक है। क्लोज ट्रिप मतलब एक सर्कल सा बनाता है। और थर्ड बोलता है, वर्क डन फ्रॉम
क्लोज्ड ट्रिप इक्वल टू 0। ठीक है, ये चार चीज बोलता है कंजर्वेटिव। रिपीट करेंगे। वर्टर इज अ पार्ट इंडिपेंडेंट, ओके, इट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इट्स फॉर्म ए क्रॉस ट्रिप, वर्टन फ्रॉम अ क्लोज ट्रिप इज इक्वल टू 0। मतलब ए से बी तक जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। आप ऐसे चले जाओ, ऐसे चले जाओ, ऐसे चले जाओ। आप देख सकते हो अगर ये ऐसे ऐसे जाएगा, है ना, तो ये कई सारे रास्तों को फॉलो कर रहा है। कभी ये कर रहा है, कभी ये पाथ को ले रहा है, कभी ये पाथ को ले रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पहुंच कहाँ रहा है, सिर्फ दो पोजीशन पे पहुंच रहा है। पहला ए पे पहुंच रहा है, दूसरा क्या होता है, बी पे पहुंच रहा है। तो अगर ऐसे कर रहा है तो ये क्या एक क्लोज लूप बना रहा है ना, ट्रिप बना रही है। क्या बना रहे हैं, क्लोज ट्रिप बना रहे हैं। जब क्लोज ट्रिप बना देगा तो इसने तो कुछ वर्क किया ही नहीं ना, है ना। सपोज करो मेरे को जाना है दिल्ली, ठीक है, मेरे को कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है। मेरा वे है क्या है कि मुझे दिल्ली ही पहुँचना है। अब मैं दिल्ली कई रास्तों से जा रहा हूँ, घूम फिर के मैं दोबारा कहाँ जा रहा हूँ, घर आ जा रहा हूँ। तो ये मेरा कोई कार्य करना नहीं, या मेरा कोई वर्क तो नहीं हुआ। मेरा जो एम्बिशन था या जितना भी था, मुझे पहुँचना कहाँ था, मुझे पहुँचना था दिल्ली पहुँचना था, लेकिन मैं दिल्ली पहुँच नहीं पाया, मैं दोबारा अपने घर आ गया। तो इसको हम सही मानो क्या बोलेंगे, काम नहीं बोलेंगे कि तूने कुछ काम ही नहीं किया, है ना, तूने ठल्ला है, ऐसा इस तरीके की चीज़ें, है ना। तो हमने एक क्या फॉर्म किया, इसने क्लोजल फॉर्म किया। क्लोजल फॉर्म किया तो क्लोजल फॉर्म किया तो इसने क्या किया, वर्क क्या किया, जीरो की, क्या किया, जीरो। अब बात करते हैं नॉन। ये जस्ट कंजर्वेटिव फोर्स की क्या होती है, अपोजिट होती है। मतलब जो नॉन हमारा कंजर्वेटिव फोर्स था, अगर वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है तो हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, ये डिपेंड करेगा पाथ पे, ठीक है। तो सेम चीज हम ये लिखेंगे, इट्स डिपेंड्स अपॉन, है ना, इट्स डिपेंड अपॉन इनिशियल, इट डिपेंड अपॉन पाथ। क्या होगा, पाथ, इट डिपेंड अपॉन पाथ। सेकंड, इट्स नॉट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। थर्ड जो चीज है, थर्ड चीज मैंने एक चीज बता रही थी कि क्लोज लूप फॉर्म करेगा। अगर हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है वो क्या बनाता है, क्लोज लूप बनाता है। क्लोज लूप बनाता है तो क्लोज लूप बनाता है तो वर्क डन हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। लेकिन इस कंडीशन में ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है, इट्स नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप, ठीक है। ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है, ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता तो हमारा जो होता है वर्क डन क्या हो जाएगा, नॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो। सो थैंक यू ऑल, आज के लिए बस इतना ही, है ना। कल के टॉपिक में हम अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे वर्क क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ना, काइनेमेटिक्स क्या होता है, और इनके बारे में हम अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम बीएससी फर्स्ट ईयर का सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आज के लिए बस इतना ही। जिन्होंने चैनल को फॉलो नहीं किया प्लीज़ फॉलो कर लें।